गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी यूनिट सेकंड चल रही है, जो कि है संक्रमण धातुओं में मेटल लिगेंड बंधन के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था वो था क्रिस्टल शेप सिद्धांत का प्रारंभिक अभिप्राय। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था और 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला जो पॉइंट था उसमें हमने माना था कि जो धातु लिगेंड बंध होता है वह 100% आयनिक होता है, 100% आयनिक होता है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के हमने पढ़े थे, एक तो था बिंदु आवेश और दूसरा बिंदु द्विध्रुव। दोनों के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था। और सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था कि दोनों जो धातु आयन है और लिगेंड है उनके कक्षकों के मध्य अतिव्यापन यहाँ पर नहीं होता। अतिव्यापन ना होने के कारण सहसंयोजक बंध के गुण या सहसंयोजक गुण यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जब लिगेंड धातु आयन के लिखवा देते हैं मैं आपको, ठीक है, नोट करें इसके बारे में। आयनिक क्रिस्टल जालक में विलगित धनायन को घेरे रखने वाले ऋणायनों के प्रभाव के आधार पर यह पाया गया कि स्वतंत्र धातु आयन के कक्षकों के कक्षकों की समभ्रंशता का बना रहना या समाप्त होना क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि जब विलगित धनायन है, यानी ऐसा धनायन जिसके चारों ओर पहले तो ऋणायन मौजूद नहीं है, सिर्फ विलगित धनायन की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैं बताया था इसके 5 डी कक्षक जो होते हैं वह समभ्रंश होते हैं, उनकी ऊर्जा समान होती है। इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं विलगित धनायन के डी कक्षकों का। अब यहाँ पर ऋणायनों का, जब ऋणायनों के जालक में धनायन का प्रवेश कराया जाता है, यानी धनायन में जब कह सकते हैं कि ऋणायन का प्रभाव पड़ता है, तो उसी के कारण ये डी कक्षक विपाटित होते हैं। इनकी समभ्रंशता समाप्त होगी या नहीं होगी वह 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो क्या ज्यामिति है, ठीक है, ऋणायन किस ज्यामिति में या किस तरह से किस दिशा में आ रहे हैं,
लिगेंड की तरफ, या फिर लिगेंड का हम कह सकते हैं कि लिगेंड जो है वह उस धनायन के साथ कौन सी ज्यामिति बना रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जो कक्षक है, किस कक्षक को हम जैसे ये वाला देख रहे हैं कक्षकों की आकृति, कक्षकों की आकृति भी बताती है कि वहां पर विपाटन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो दो बातों पर यहाँ पर निर्भर करता है। एक तो है ज्यामिति, क्रिस्टल की ज्यामिति जिसमें प्रवेश कराया गया है विलगित धनायन का, और दूसरा है कक्षकों की आकृति। कक्षक कौन से? डी कक्षक। जो पांचों डी कक्षक होते हैं उनकी अलग अलग आकृति होती है, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट बता दूंगी पॉइंट में। तो इन दो चीजों पर ये निर्भर करता है, नोट करें इसे। और इन दोनों पॉइंट्स जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको आप भी अंडरलाइन कर लेना कि दो बातों पर समरसता खत्म होना या फिर बने रहना निर्भर करती है। पहला तो है क्रिस्टल की ज्यामिति, वह क्रिस्टल जिसमें ऋणायन का पूरा एक जालक बना हुआ है, उसमें हम जब धनायन का प्रवेश करा रहे हैं तो वो जो क्रिस्टल है उसकी क्या ज्यामिति है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। और दूसरा है कक्षकों की आकृति। डी कक्षक सारे अलग आकृति के होते हैं, तो किस आकृति का है पहले, तो उस बात पे भी निर्भर करता है। ठीक है, दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कक्षकों की आकृति के बारे में। अगला पॉइंट देखें, ठीक है, 4 नंबर का पॉइंट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझने के लिए कक्षकों की डी कक्षकों की आकृति तथा इनके विन्यास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह के यहाँ पर आकृति में पांचों डी कक्षक होते हैं उनके बारे में हमें पता है। जो डी कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, अगला हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन सबकी क्या क्या आकृति होनी चाहिए उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक उसका मैं आपको आकृति का चित्र दोबारा बना दूंगी, पहले आप इसको नोट करें नियम को।
या फिर फॉस्फोलेट्स या फिर अभिप्रेरक। आकृति किस प्रकार की यहाँ पर होती है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन से कक्षक की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा कक्षक है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो कक्षक हैं डी के, यह अक्ष पर अभिविन्यासित होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। तो किस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला है डी जेड स्क्वायर, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है। ये एक स्क्वायर शेप है जो कि समतल दर्शा रही है कि यहाँ पर ये एक प्लेन में मौजूद है, रिंग बीच में सेंटर में। इस तरह से आप इसको बनाएं। सेंटर में रिंग है और इस तरह से ये हो गया z अक्ष, और यहाँ पर है x और ये है y एक्सिस। ठीक है, अगर आपको सॉलिड लाइन में बनाना है तो इसको ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना आना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कोई चीज, तो ये इस तरह से बनता है। और साफ सुथरा करना है तो इसको ऐसे कर लें। फिर आप यहाँ पर भी इसको मिटा दें ताकि आपको अच्छा सा और साफ सुथरा समझ में आ जाए कि ये ठीक अक्ष पर अभिविन्यासित है और इस तरह से ये मौजूद है। ठीक है, और अच्छा लग रहा है ना, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, नोट करें, इसलिए ड्रॉ कर लें।
तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्क्वायर वाले हैं, जैसे कि ये है dx² माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होते हैं अक्ष पे, ऑन द एक्सिस बोलते हैं अक्ष पे, यानी x² है y स्क्वायर है, x अक्ष पे हो गया, y अक्ष पे हो गया। इसी तरह से dz² जो है वो होता है z अक्ष पे, जिसका भी स्क्वायर है उसकी अक्ष पे मौजूद है। याद करने का एक तरीका है बस। और इसके बीच में रिंग क्यों आती है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी कि रिंग आने के पीछे क्या लॉजिक है। और dx z, ठीक है, तीन बचे हुए हैं। इनका किस तरह से ओरिएंटेशन बनेगा, किस प्रकार का विन्यास होगा, आकृति होगी, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इस तरह से आप लाइन खींच दें, ये है x एक्सिस z और ठीक सेंटर में जाएगी y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है ऐसे, y x z, x y और z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस वाले को बना के देख लेते हैं। ये वाला जो डी कक्षक होते हैं वह अक्ष के मध्य अभिविन्यासित होते हैं, जैसे कि x और y, x y अक्ष के बीच में यहाँ पर पाली बनी हुई होगी। इसी तरह से ये वाला है x z, इसकी पाली होगी x और z के मध्य, ठीक है। इसी तरह से इसका बनेगा y और z के मध्य यहाँ पर पाली बनेगी, ठीक है। लॉग जिसे बोला जाता है। तो इसका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार का है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा हो तो उसको आप करेक्शन कर लेना। बाकी तो दोनों जो पालियां हैं, दोनों की टोटल जो चार पालियां हैं सब समान बन रही हैं। पर आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो एक्स वाई के ठीक बीच में मौजूद है। आप ऐसे ना समझें कि ये वाई अक्ष पे में मौजूद है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि क्या है कि ये बोर्ड जो है वो 2D है और हमें एक चित्र बनाना है 3D, तो इसी प्रकार से बन पाएगा। जो वाई एक्सिस है वो पीछे की तरफ है, हमने इन दोनों एक्सिस के ठीक बीच में पाली बनाई है, ठीक है। अगली जो है ये वाली y और z, y z की जो पाली है इन दोनों के मध्य बनेगी, ठीक। तो ऐसे बना दें और एक ठीक सामने इसको इस तरह से बना दें। दो तो बन गई हैं और अगली कैसे बनेगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली पाली इस तरह से बन जाएगी। ये गलत हो गया। ये इस तरह से बनेगी पाली।
मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसे मैथ में नहीं देना है, एक्स एक्सिस आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने का यही तरीका है कि आपको एक यहाँ पर इमेजिनरी प्लेन बनाना पड़ेगा इस तरह से, और इस प्लेन को आप बनाएंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तभी आपका ये बैठ पाएगा, इस तरह से वरना नहीं बैठ पाएगा। इसको इस तरह से बनाएंगे, ऐसे बनेंगे। और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इसका एक और आसान तरीका है कि आप जो एक्सिस है उसको अलग दिखा दें, वो मैं बता दूंगी अगर ये मुश्किल लग रहा है तो, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स वाई, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा ये, एक्स और वाई के मध्य पाली बनेगी, जेड अक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है तो इसके मध्य आप बना दिखाएं, इसको इस तरह से बना, ठीक है। इस तरह से बनेगा, जेड दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ये बनाना मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक और आसान तरीका है कि आप जो अक्ष है उसके नाम बदल दें। नाम कैसे बदले जाएंगे, हम इसको y मान लें, अगर इसको z मान लें, ठीक है। मान तो कुछ भी सकते हैं, तो इस वजह से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और ज़्यादा आसान आपके लिए, ठीक है। जैसा हमने सेम ये बनाया ना, इसी को ही आप नाम चेंज करके या y लिख दें, और यहाँ पर भी इसको और आसान करना है तो इसको भी आप उसी तरह से सेंटर में दिखा दें, और यहाँ पर ये हो जाएगा, एक x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। बाकी तो बनाने का यही तरीका होता है कि आपको एक स्क्वायर प्लेन बनाना है, वर्गाकार बनाना है, और उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि वाई जेड जो है उसके मध्य आप लॉब दिखा दें। वाई जेड के मध्य मैंने एक लॉब दिखा दी है, एक पाली दिखा दी है, इसके ठीक विपरीत भी मैंने एक पाली दिखा दी है, शेष जो स्थान है उसमें भी हमने एक एक पाली बना दी है, ठीक है। इस तरह से बनता है, अगर नहीं बनना तो आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, चित्र बनाना आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनाए, और ध्यान से इसको ड्रॉ करें, कोशिश करें कि दोनों ही बना दें, क्योंकि नॉलेज तो होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षकों की बात कर रहे हैं और डी कक्षकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पाली बनेगी वह इन दोनों अक्षों के मध्य बनेगी, और जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हमने पढ़ा था तो पाली बनी थी अक्ष के ऊपर, ठीक है, ऑन द एक्सिस एंड इन बिटवीन द एक्सिस। बस इतना सा अंतर है, और ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम बता पाएंगे कि किस प्रकार से जो विपाटन होता है डी कक्षकों का, तो उस विपाटन में कौन सा जो कक्षक है वह उच्च ऊर्जा का हो जाता है, कौन सा निम्न ऊर्जा का हो जाता है। तो इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्रॉ कर लें इसे,
कुल 5 डी कक्षक, ब्रैकेट में लिखे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर में से डी जेड स्क्वायर कक्षक वास्तव में डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रेखीय अतिव्यापन से प्राप्त हुआ है। इसलिए डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में देखिए कल जब मैंने आपको चित्र बनवाया था ना, उसके नीचे लिख देना चित्र के बारे में डी कक्षकों की आकृति तथा उनके अभिविन्यास। ठीक है, चित्र के बारे में लिखिए डी कक्षकों की आकृति तथा उनके विन्यास। अब मैं इसमें किस प्रकार से रेखीय संयोग से डी जेड स्क्वायर कक्षक प्राप्त होता है इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ही देखना है और फिर देखेंगे किस प्रकार से रेखीय संयोग से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई और ये जेड। तो इसकी जो पाली होती है जिसमें स्क्वायर वाले होते हैं, उनकी पालियां जो होती है वो अक्ष पर अभिविन्यासित होती है, तो z और y अक्ष पे ये अभिविन्यासित होंगी। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। जबकि इसमें x, y, z में से x और z अक्ष पे मौजूद है। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल रहा है डी जेड स्क्वायर। इस तरह से बनेगा ये। जेड एक्सिस है और ये सेंटर में हमने इस तरह से दर्शा दिया। अच्छा, ऐसे क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि इन दोनों का जो अतिव्यापन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर z एक्सिस पे यानी z जो अक्ष है उस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व
ज्यादा होता है y अक्ष और x अक्ष की अपेक्षा। तो इन दोनों को हमने एक सर्किल के थ्रू या फिर एक वृत्ताकार के थ्रू हमने इसको दर्शा दिया है। जबकि जो शेष है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग ज्यादा होने की वजह से हमने जो पाली दिखाई है वो z एक्सिस पे दिखाई है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लें सबसे पहले तो। ठीक है, आगे लिखिए z अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है d z² - y² में पाली y अक्ष तथा dz² - x² में पाली x अक्ष की तरफ होती है। अतः dz² कक्षक में x y तल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व, अतः dz² कक्ष में x y तल में इलेक्ट्रॉन के घनत्व की एक कॉलर पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रेखीय संयोग, तो इनकस का साइन है और इससे हमें ये प्राप्त हो रहा है। बीच में यहाँ पर एक कॉलर दी गई है जो कि एक्स वाई तल में है, क्योंकि यहाँ पर x और y तल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व z एक्सिस की तुलना से कम होता है। ठीक है, तो उसे हमने एक कॉलर से दर्शा दिया, जो कि जहाँ पर घनत्व ज्यादा है उसे हमने पानी के द्वारा दर्शाया है। ठीक है, लास्ट में आप एक लाइन और लिखते हैं इसी नियम में, इसी अभिक्रिया में। ठीक है, पहले आप चेंज करिए dx² - y² तथा dz² कक्षकों की पालियां अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं, जबकि dxy, dyz तथा dxz कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य स्थित होती हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आगे के जो नियम है, अभिक्रियाएं हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं CFT के, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।